जय हिंद स्टूडेंट्स, आई तनिषा दहिया वेलकम you all on easy and convenient online learning platform Study Khazana. Today we will discuss a very important topic that is heat engine. Okay, तो थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो पूछा जाता है एग्जाम में. आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि हीट इंजन पूछा जाता है और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं. मैं वो आज आपको सारी कराऊंगी जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, तो ये सारा बेटा थियोरी के ऊपर है. इसमें से आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, मेनली थियोरी आता है. तो हीट इंजन अगर मैं कराऊं, ओके, तो आज हम सबसे अच्छा टॉपिक करेंगे दैट इज हीट इंजन. अब आप डेली लाइफ में इंजन तो वर्ड बहुत बार सुनते हैं. आप कभी सुनते हैं कि कार का इंजन बहुत सही चल रहा है, इस कार का इंजन इतना अच्छा है, इस बाइक में इंजन बहुत सही है, हमें ये बाइक प्रेफर करनी चाहिए. या फिर आप देख सकते हो कि रेल का इंजन बोलते हो, किसी मशीन का इंजन बोलते हो. तो मेनली क्या होता है, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी क्या होती है, उनमें एक इंजन होता है जिसकी वजह से उनका वर्क होता है. ठीक है, मेनली तो इंजन हमारा मेनली अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एक मशीन के लिए. और अब मशीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप देख सकते हैं कि इंजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. ठीक है, तो मेनली हीट इंजन आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा. ये पूछा ही जाता है एग्जाम में. ठीक है, इस पे दो टॉपिक्स हैं हमारे मेनली थर्मोडायनेमिक्स में. द फर्स्ट वन इज हीट इंजन एंड द सेकेंड वन इज हीट पंप. ओके, तो इस वीडियो में हम हीट इंजन करते हैं. तो हीट इंजन में क्या होता है बेटा कि अगर मैं इसके एक टिपिकल सी हमारे साइंटिफिक डेफिनेशन अगर देखूं तो सबसे पहले हमारा हीट इंजन क्या होता है, एक जो डिवाइस होती है जो हमारी हीट एनर्जी को चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में. ओके, ये तो हमारी अब टिपिकल सी जो डेफिनेशन है. बट हमें क्या करना, हमें रटनी नहीं है कोई भी चीजें या फिर आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है. सबसे पहले आपको समझना है. ठीक है, आप समझेंगे कैसे, आपको रटनी नहीं है कोई भी चीजें. तो हीट इंजन का आप ये भी नहीं रटेंगे कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है. आप ये समझेंगे कि ये कैसे हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है. ठीक है, अब देखो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि हमें हीट सप्लाई करते हैं. ठीक है, और हीट फिर ड्रॉन होती है सिस्टम से. तो मेनली यही इसमें चीजें हैं. तो मेनली क्या, हमने किसी भी एक चीज को, किसी भी एक इंजन को अगर हमने हीट दी, अगर हमने कोई भी हीट सप्लाई करी है, हमने उसको हीट दी है, तो वो क्या करता है, उस हीट को यूज करके एक वर्क में निकाल देता है. ठीक है, कोई भी वर्क कर देता है. जैसे हमारा कोई भी बाइक चलाने का सिस्टम होता है. ठीक है, तो हमने कोई से हीट दी है बाय द पेट्रोल एंड द डीजल, जो भी जो होता है, अगर हमने उसे हीट दी, वो क्या करता है, वो हमारा वर्क कर देता है. अब वो वर्क किस फॉर्म में करेगा, वो चलाएगा उस बाइक को. ओके, तो मेनली वो हीट एनर्जी उसको चला रही है. जैसे हम किसी भी एक मशीनरी में करते हैं, अगर हम इंजन, जैसे रेलवे होती है, रेलवे के भी इंजन में जब हम अपना कोयला डालते हैं या फिर कोई भी हमारी जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो देते हैं, तो वो भी हमारी चलती है. या फिर कोई और मशीनरी है, जैसे बिस्किट बनाने वाली मशीन हो और कपड़े बनाने वाली मशीन हो, सब में इंजन होता है. तो उनके इंजन को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जो भी उसके हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, जो भी उसे नीडेड होते हैं, और वो उस हीट को हमारा क्या करता है, उसमें वर्क में चेंज कर देता है, जिससे हमारा जो काम होता है वो हो जाता है. तो मेनली मैकेनिकल वर्क वही जो हमारा काम कर रहा है. ठीक है, तो मेनली अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखती हूँ बेटा तो क्या है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts the heat energy into mechanical energy. हीट एनर्जी की बेटा वो किस में चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में. और मेनली मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस होती है और नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस होती हैं, और मैंने उनके लिए आपका वर्क डन भी निकलवाया था. तो मेनली साइक्लिक प्रोसेस क्या होती थी, जैसे हमारा कोई भी एक प्रोसेस है उसमें दोनों चीजें होती थी, एक्सपेंशन भी और कंप्रेशन भी. ठीक है, तो गैस का एक्सपेंशन होता था तो वो कुछ ऐसे जाती थी, ऐसे, जैसे ए से बी पॉइंट पे आई, ये ऐसे हमारा एक्सपेंशन में होता था, और बी से ए पे जाने में उसका कंप्रेशन होता था. तो अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस फॉर्म कर लेती थी. सेम हमारा हीट इंजन भी इसी फिनोमिना पे डिपेंड होता है कि इसमें भी जो हमारा कोई भी वर्क होता है वो अंडरगो होता है साइक्लिक प्रोसेस में. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे. अब इसमें सबसे ज्यादा बेटा जो तीन चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमारा हीट इंजन वर्क करता है, मेनली वर्किंग क्या होती है, तो हमारी जो तीन चीजें होती हैं, जो थ्री कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो पार्ट्स है हमारे, मेनली जो असेंशियल पार्ट्स है बहुत ज्यादा. तो असेंशियल पार्ट्स
of heat engine are, the first one is source, the second one is source of heat लिखेंगे, second one is working substance, and the third one is sink of heat. ओके बेटा, तो फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ हीट, सेकंड वन इज वर्किंग सब्सटेंस एंड द थर्ड वन इज सिंक ऑफ हीट। आप इसी हमारी मेनली क्या होते हैं कि जो हमारे हीट इंजन का हमारा जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो इन्हीं तीन पार्टिकल से होती है। सबसे पहले सोर्स ऑफ हीट होता है, वो क्या करता है, हीट को देता है। इट मीन सोर्स ऑफ हीट है, जहां से हमारी हीट आ रही है उसका सोर्स है। आप नाम से बड़े अच्छे से, आप नाम से फेमिलियर होना सीखिए, ठीक है, रटना मत सीखिए। आप ये देखिए सोर्स ऑफ हीट, इट मीन जहां से हीट आ रही है, हीट आने का सोर्स। ओके, एंड द सेकंड वन इज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस जो हमारा मेनली वर्क करता है। सिंक में क्या होता है बेटा, सिंक में जो चीजें इकट्ठी होती है। अब मेनली क्या है, जो भी वर्क हमारा हुआ वो जिसमें अब इकट्ठा होगा दैट इज सिंक ऑफ हीट। अब इसमें ये चीजें हमारी लाइन से ही होती है। सबसे पहले सोर्स ऑफ हीट, जब हम हीट देंगे किसी वर्किंग सब्सटेंस को, अब जो हमारी सोर्स ऑफ हीट ने हीट प्रोवाइड करी है वर्किंग सब्सटेंस को, अब वो वर्किंग सब्सटेंस अपना वर्क करेगा और उस हीट को ट्रांसफर कर देगा किसमें, अब वो हीट को ट्रांसफर कर देगा सिंक में। अब वो सिंक से हम अपना जो हमारा वर्क होता है वो हमारी हीट मिल जाती है हमें, और हमारा वर्क है जो वो हो जाता है। तो यहीं से हमारी जो हीट एनर्जी मैंने दी थी पहले सोर्स ऑफ हीट से हीट, और अब वो सिंक में जाके हो गया वर्क, तो मेनली हीट एनर्जी चेंज हो गई ना मैकेनिकल वर्क में। ओके, तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी दोबारा से क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, इसमें एक और चीज है जो सोर्स ऑफ हीट है। सोर्स ऑफ हीट क्या है बेटा, अब सोर्स ऑफ हीट में क्या होना चाहिए कि हमारी बहुत ज्यादा हीट होनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा हीट कब होती है कि जब टेम्परेचर अगर हम बहुत ज्यादा राइज कर देते हैं तो हमारी हीट भी ज्यादा होगी उस सब्सटेंस के लिए। तो मेनली यहाँ से आप ये चीज कंक्लूड करके देख सकते हैं, आपको ये रटना नहीं है। मेनली सोर्स ऑफ हीट है तो वो दूसरे को हीट दे रहा है, तो उसके पास हीट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसके पास हीट कब ज्यादा होगी, जब उसके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ से एक और चीज आती है, सोर्स ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। ओके, अब देखो बेटा, वर्किंग सब्सटेंस है, उसका कोई टेम्परेचर नहीं होता, मेनली वो हीट को लेता है और हीट को ही ट्रांसफर कर देता है। उसमें पहले हीट क्या होती है, वो हमारा सप्लाई होती है, उसमें बाद में उसमें से हीट ड्रॉन हो जाती है। ठीक है, अब सिंक ऑफ हीट, सिंक ऑफ हीट में क्या चाहिए बेटा, हमें अब कंक्लूडिंग हीट चाहिए। तो कंक्लूडिंग हीट के लिए हमारा अब क्या है कि हमारे कोई नई हीट हमारी इंक्रीज ना हो सिंक में जाके, कोई हमारी जो एफिशिएंसी थी, जो प्योर वर्क था उसमें इम्प्योरिटी ना आए, नई से कुछ अलग से हीट इंप्रूव बढ़ना जाए, जिससे मेनली हमारे फोन वगैरह में हीटिंग प्रॉब्लम आ जाती है ना। अगर सिंक ऑफ हीट में भी कुछ टेम्परेचर होगा तो उसमें हीटिंग प्रॉब्लम आएगी हमारे इंजन में, और वो हमारे लिए सही नहीं है, वो खराब होगा। तो सिंक ऑफ हीट मस्ट बी एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, जिससे उसमें खुद से कोई हीट जनरलाइज ना हो। तो इन चीजों को आप समझ गए कि सबसे पहले तीन चीजें होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, वर्किंग सब्सटेंस, एंड द थर्ड वन इज सिंक ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर। यहाँ तक आपका हुआ। अब देखो बेटा कि यहाँ से अगर हम देखें, जो मेनली क्या होता है, स्टीम इंजन जैसे होता है हमारा, तो स्टीम इंजन में जो स्टीम होती है ना, वो स्टीम हमारे किसके लिए वर्क करती है, एज अ वर्किंग सब्सटेंस वर्क करती है। और मेनली अगर मेरा कोई पेट्रोल या डीजल, जो भी हमारा पेट्रोल या डीजल से बना इंजन होता है, उसमें जो पेट्रोल और इंजन की वजह से जो स्टीम है और प्लस जो एयर है, वो दोनों मिलके हमारा वर्किंग सब्सटेंस करती है। तो मेनली अलग अलग इंजन के लिए जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो डिफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें बेटा कि क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब करता है सम ऑफ द हीट को, ठीक है, जो हायर टेम्परेचर पे है, और उसे फिर क्या कर देता है कि एक जो हमारी उस हीट को ट्रांसफर कर देता है एट द लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अगर मैं ये लाइन लिखूं, द वर्किंग सब्सटेंस, ये हमारी इसकी क्या होती है, वर्क होता है वर्किंग सब्सटेंस का, कि वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल रिजर्वायर। अब वो एक्सटर्नल रिजर्वायर कहाँ है, जहां से वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, दैट इज सोर्स ऑफ हीट, दैट इज सोर्स। ओके, सोर्स एट सम हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा,
तो वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है हीट को फ्रॉम द सोर्स एट द हाई टेम्परेचर पे। ये वही लाइन है जो मैंने आपको अब तक समझाई है। मैं बिल्कुल वही चीजें लिखवाऊंगी जो आपको लिखनी मस्ट है। एक्स्ट्रा चीजों पे मैं आपको ज्यादा से कोई थ्योरी नहीं बढ़ाऊंगी। जो बिल्कुल चीजें आपकी लिखनी जरूरी है और जिनसे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बस वही चीजें देखो। ओके, द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल रिजर्वेयर दैट इज सोर्स एट द हाई टेम्परेचर। ओके, अब मेनली क्या होता है बेटा कि इसके बाद ये क्या होता है, ये अंडरगो जाता है, ये वर्क करता है, देन इट अंडरगोज किस प्रोसेस में जाता है, मैंने आपको बताया साइक्लिक प्रोसेस में। ओके, और जो वर्किंग सब्सटेंस है फिर वो क्या करता है, साइक्लिक प्रोसेस पे जाता है। वही चीजें पहले वो एक्सपेंशन में जा रहे हैं तो वो हीट ले रहा है, देन कंप्रेशन में जाने के बाद वो हीट रिलीज करता है। साइक्लिक प्रोसेस में यही है, तो सेम इसमें भी होता है। पहले वो हीट ले लेता है, देन फिर साइक्लिक प्रोसेस में जाता है और जो हीट उसने ली है वो रिलीज करता है। देन सम अमाउंट ऑफ हीट releases to another external reservoir। अब जिसमें वो हीट रिलीज कर रहा है वो एक्सटर्नल रिजर्वर क्या होता है, दैट इज सिंक एट कौन सा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। यहां तक क्लियर हुआ? जो मैंने सिर्फ समझा है वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है बेटा कि जो हमारा वर्क डन होता है, मेनली जो वर्किंग सब्सटेंस का, वो हमारे एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और जो हीट ट्रांसफर होती है हमारे किसी भी इन्वायरमेंट से, उसी से हमारे उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मेनली अगर हम लेते हैं, जैसे हमारा कोई भी एक सिलेंड्रिकल अगर हम इंजन लेते हैं तो उसमें एक पिस्टन होती है। वो पिस्टन क्या करती है कि पिस्टन से हमारा कोई भी हमारी हीट ट्रांसफर होती है, देन फिर उस पिस्टन से हमारी हीट रिलीज होती है और जो शाफ्ट लगा होता है वो हमारा वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मेनली चक्की वगैरह जो होती है आटा पीसने वाली, और ये उनमें मेनली शाफ्ट लगा होता है, आपको पता है वो सिलेंड्रिकल शेप का हमारा इंजन बना होता है सारा, ठीक है। तो उसमें हमारी जो भी हमारा वर्क डन होता है, वो डिजायर्ड वर्क डन है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरी थ्योरी थी। अब मुझे करना है इसके लिए एक्सप्रेशन। ओके, तो थ्योरी आपको समझ आई होगी। अब मेनली आप सपोज करते हैं बेटा, इसका सबसे पहले एक जो डायग्राम होता है वो बना लेते हैं। कुछ नहीं है, एक ब्लॉक डायग्राम जैसा होता है, अलग से कुछ आपको इंजन छापने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये बनाना है। अगर आप ये बनाएंगे एक अच्छी सी शार्प सी पेंसिल से और सुंदर सा अगर, तो उसका अलग इम्पैक्ट जाता है। अगर आपके पास पेंसिल भी नहीं है तो पेन से भी थोड़ा सही से बनाई, ठीक है। क्लीन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि बच्चे ने ये ऐसे किया और उसे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है बेटा कि क्या आना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, सोर्स, दैट इज सोर्स। उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस, एंड उसके बाद हमारा किस में जाती है, जो मेरी हीट रिलीज होती है वो किस में हीट रिलीज होती है, वो होती है सिंक में, दैट इज दिस मस्ट बी वर्किंग सब्सटेंस एंड दिस मस्ट बी सिंक। ओके, अगर इसका टेम्परेचर है बेटा T1, इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, वी नो, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर होता है T2 से। इसमें क्या होता है बेटा, जो सोर्स से मेरी जाती है हीट, क्या जाती है मेरी सोर्स से हीट जाती है, सोर्स से मेरी हीट जाती है वर्किंग सब्सटेंस में। अगर मानो मेरी वो हीट जा रही है Q1, तो क्या होता है फिर वो वर्किंग सब्सटेंस में हमारी साइक्लिक प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो रिलीज होती है हीट वो मेरी सिंक में रिलीज होती है, दैट इज Q2। और जो मेरा वर्किंग सब्सटेंस से मेरा क्या रिड्यूस हो जाता है, वर्क। बस ये इसका डायग्राम है, जो मैंने अब तक पढ़ाया है वही बनाया। सोर्स का टेम्परेचर होता है T1, उससे हीट मिलती है वर्किंग सब्सटेंस को Q1, देन फिर जो मेरी हीट है Q2 वो रिलीज होती है सिंक में, और वर्किंग सब्सटेंस से मुझे मिल जाता है वर्क डन। ओके, तो मेनली ये चीजें हैं बेटा मेरे ब्लॉक डायग्राम में। अब बस यही चीजें मैं लिख लूं कि एक बार Q1 क्या होती है एंड Q2 क्या होती है, ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो हियर Q1 इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, जो मेरी हीट एब्जॉर्ब करी है वर्किंग सब्सटेंस ने फ्रॉम द सोर्स, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस from the source at
T1 टेम्परेचर, ओके, दैट इज T1 टेम्परेचर पे। और मेनली क्या है कि अब अगर मैं लूँ Q2, और जो मेनली जो T1 टेम्परेचर पे है वो हमारी जो पूरी हीट है वो एक कंप्लीट करती है वन साइकिल, ओके, टू कंप्लीट वन साइकिल, है ना, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, अब वो सारी हीट ले लेता है तभी वो साइक्लिक प्रोसेस से फिर जो बची हुई हीट होती है वो रिलीज करता है। दैट इज Q2 इज द हीट अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, जो अब बची हुई है वो उसे रिजेक्ट कर देगा, वर्किंग सब्सटेंस इज रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक एट टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 पे। अब अगर देखो बेटा, जो मेरा W है वो है मेरा नेट वर्क डन, ओके, जितना मेरा एक्सटर्नल वर्क डन मिला है मुझे, जो मेरी हीट एब्जॉर्ब करी है और जो हीट रिजेक्टेड करने के बाद जो मेरा मेनली जो हीट कंज्यूम करी है उससे जो मेरा वर्क डन होता है, तो W इज द नेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क, वर्क डन by the working substance ठीक है, on the environment in a cycle, ओके। तो मेनली जो W है वो मेरा नेट वर्क डन है, किसने किया वो वर्क डन, बाय द वर्किंग सब्सटेंस ऑन दी सराउंडिंग, ओके, बाय द वर्किंग सब्सटेंस ऑन दी सराउंडिंग। ये बात आपको पता है ना, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है दैट इज पॉजिटिव एंड द वर्क डन ऑन दी सिस्टम होता है दैट इज नेगेटिव। इस चीज को मैंने आपको बड़े अच्छे से पहले ही बता दिया है, तो बस ये आपको दिमाग में रखनी है। तो मेनली अगर देखो बेटा, जो मेरी नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है, अब पहले क्या थे मेरी, उसने हीट एब्जॉर्ब करी है और कुछ हीट रिजेक्ट कर दी है, तो मेनली जो हीट उसने कंज्यूम करी है तो वो क्या होगी, जो मेरी अगर नेट अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं यहां से कंज्यूम लूं, हीट कंज्यूम्ड, मेनली अगर मैं उसे बोलती हूँ DQ, तो वो कितनी होगी बेटा, Q1 माइनस Q2, क्योंकि पहले हीट जा रही थी Q1, अब जो हीट निकल गई Q2, तो मेनली जो बचा हुआ पार्ट है दिस विल बी नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, दैट इज Q1 माइनस Q2। अब हमें पता है बेटा कि क्या है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मेरा वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया है, जो इसके इनिशियल स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वो साइक्लिक प्रोसेस है, जो जहां से उसने शुरू किया वहीं पे वो आ जाते हैं इनिशियल स्टेट पे, तो जो मेनली हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था उसी पॉइंट पे वो आ गया है। तो मेनली एज वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स initial position, then change in internal energy will be 0, energy is equals to 0, that is du must be equal to 0। यहाँ तक आपको समझ आया। अब जब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है, तो मेरा उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, जो मेरी हीट सप्लाइड होती है वो दो चीजों में जाती है, द फर्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में एंड द सेकेंड वन इज हीट की वर्क डन की फॉर्म में, ठीक है। तो जब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो किस में जाता है बेटा, जो मेरी हीट होती है मेनली दैट इज DQ, वो दो पार्ट्स में जाती है, दैट इज फर्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में एंड द सेकंड वन इज DW, मेनली वर्क डन की फॉर्म में ब्रेक होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बेटा, मुझे पता है इंटरनल एनर्जी 0 है, तो जो मेरी जो नेट हीट होगी, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, वो सीधा आप किसके इक्वल चली जाएगी, वर्क डन के। नेट जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो किसके इक्वल हो गई बेटा, एक्सटर्नल वर्क डन के, जो मेरा वर्क डन किया है बाय द इंजन, जो मेरा वर्क डन हुआ है इंजन के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें, क्योंकि मेरी इंटरनल एनर्जी कोई वहां पे कंज्यूम नहीं हो रही है, क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस है, तो बेटा जो नेट हीट एब्जॉर्ब होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द इंजन। तो अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W,
तो यही मेरा क्या होता है, यही मेरा हीट इंजन का वर्क होता है कि मेनली जो मेरी हीट कंज्यूम करी है वो सीधे चली जाते हैं वर्क डन में। देखो मेनली अगर मैं इसी से भी समझाऊं, देखो ये क्या था, यहाँ से मेरी हीट जा रही थी, यहाँ पे मेरी हीट रिजेक्ट हो गई, तो मेनली Q1 और Q2 के बीच में जो हीट मेरी ली गई होगी, इसके बीच में जो मेरी हीट ली गई होगी वर्किंग सब्सटेंस ने, वो अब सीधे किस में निकल गई बेटा, वो निकल गई W की फॉर्म में, दैट इज मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ये चीज मैंने प्रूव भी कर दी, ठीक है। तो यहीं से अगर मैं देखूं तो हीट इंजन की क्या होती है मेनली, यहीं से अगर मेरी थर्मल एनर्जी को मैं डिफाइन करती हूँ, दैट इज थर्मल एफिशिएंसी। अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं यहीं से कि मेरी क्या एफिशिएंसी है वर्क करने की हीट इंजन की, देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट of a heat engine is defined as the ratio, क्योंकि मेनली बेटा इसमें इसकी एफिशिएंसी पूछी जाती है कि मेनली हीट इंजन की वर्क करने की एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन to the total amount of heat absorbed by the heat absorbed per cycle by the working substance। ओके तो मेनली जो मेरी एफिशिएंसी होती है बेटा वो क्या हुई, थर्मल एफिशिएंसी, जो मेरा वर्क डन हुआ है हीट इंजन के द्वारा, वर्क डन बाय द हीट इंजन पर साइकिल इज इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम। जितनी उसने हीट कंज्यूम करी है उसके इक्वल मेरा वर्क डन होगा एक साइकिल के लिए, है ना। हर एक साइकिल के लिए वो होता रहेगा और ऐसे साइकिल चलती रहेगी और हमारा वर्क डन होता रहेगा, ठीक है। तो वही अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो इस एफिशिएंसी को बेटा डिनोट करते हैं नीटा से, ओके इसी एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं नीटा से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी इसी से करते हैं, बट यहाँ पे ये एफिशिएंसी है, ठीक है। तो नीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या बेटा, जो नेट वर्क डन हुआ है अपॉन जो हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, दैट इज नेट वर्क डन पर साइकिल, इट मीन्स W अपॉन मेनली जो मैंने इनपुट दी थी। अब मैंने इनपुट क्या दी थी, टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट मैंने दी थी शुरुआत में, दैट इज Q1, ओके। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड, दैट इज Q1। या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ जो मेरी आउटपुट आई है, वर्क डन क्या है मेरा आउटपुट, जो मेरी एफिशिएंसी होती है वो हमेशा होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट मेरा वर्क डन ही तो आया है, दैट इज W अपॉन Q1, है ना, क्योंकि मेरा W अब आउटपुट की तरह आया और मैंने इनपुट क्या दी थी Q1। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं बेटा नीटा के लिए वैल्यू, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर मैं इसे लिखूं तो नीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ओके। तो अब देखो बेटा जो मेरी नीटा है, नीटा क्या है, मेरी एफिशिएंसी है, और हम क्या चाहते हैं कि हमारी मशीन क्या हो, 100% एफिशिएंट हो। अगर हम किसी चीज में पेट्रोल डाल रहे हैं तो हम उसकी हर एक चीज मतलब हर एक पॉइंट तक, ठीक है, हर एक बूंद को यूटिलाइज कर सके पेट्रोल की, इट मीन्स उसकी एफिशिएंसी निकाले 100%। बट आपको पता है तो नीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 100%। हमारे लिए तो फायदा वही है ना कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, इट मीन्स जो हमारी मनी है या फिर जो हमारी हीट है उसकी थोड़ी सी भी वेस्टेज ना हो। अब देखो बेटा नीटा इज इक्वल्स टू 100%, अब नीटा मस्ट भी 100% इक्वल होने के लिए 1 चाहिए। नीटा की वैल्यू 1 अगर होती है तो वो 100% होता है, बट आपको पता है नीटा क्या होता है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये नीटा इज इक्वल्स टू 1 कब हो सकता है, जब हमारी Q2 की वैल्यू क्या हो, 0। इट मीन्स जो मेरी हीट रिजेक्ट हुई है वर्किंग सब्सटेंस से वो 0 हो। इट मीन्स जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब्ड हीट जो है वो सीधा वर्क डन में चली जाए। बट हमें पता है कि जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो सीधा वर्क डन में नहीं जा सकती, कुछ वैल्यू हमारी रिजेक्ट भी होगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी Q2 कभी भी 0 नहीं हो सकती, Q2 कांट बी 0, ओके। Q2 मेरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो जो मेरी नीटा की वैल्यू है वो लेस देन 1 ही आएगी, ठीक है।
तो लेस देन 1 आएगी बेटा। तो यहाँ से क्या होता है कि जो हमारी कोई भी एक अगर हम मशीन ले, कोई भी हम एक इंजन ले, तो वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, दैट अ इंजन और मशीन कांट बी 100%। इट मीन्स प्रैक्टिकली कोई भी अब तक एक मशीन नहीं हुई है जो सीधा 100% एफिशिएंट हो सके। देयर इज अ नो परफेक्शन इन दी वर्ल्ड। वो हम मशीन में भी ले सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन के लिए फिलॉसफी बोलते हैं ना कि देयर इज अ नो परफेक्शन इन एनी वर्ल्ड एंड इन ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए हमारे किसी भी एक मशीन में भी कोई परफेक्शन नहीं है। देयर विल बी सम ऑफ दी डिसएडवांटेज वेयर, ओके, कुछ ना कुछ हमारा डिसएडवांटेज किसी ना किसी चीज का होगा ही। ठीक है, तो मेनली हमारे इंजन में भी 100% एफिशिएंट, हमारा एफिशिएंट नहीं होता, उसमें भी कुछ डेफिशिएंसी होती है। तो मेनली यही से हमारा बेटा अराइज हुआ था सेकंड लॉ। ओके, तो मेनली इसी से हमें पता लगा था कि जो हमारा ये सेकंड लॉ ही बताता है कि कोई भी चीज हमारी वर्ल्ड में 100% एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो यहीं से हमें अब रिजल्ट मिलता है, इट टर्न्स दैट देयर इज अ फंडामेंटल limit on the efficiency of a heat engine set by an independent principle of nature called second law of thermodynamics। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि देयर इज अ फंडामेंटल लिमिट। हर एक चीज की, हर एक सब्सटेंस की, हर एक इंजन की जो एफिशिएंसी है उस पर एक फंडामेंटल लिमिट है, उससे अब वो नहीं जा सकता। तो मेनली हमारे अगर हम देखें जो हीट इंजन जो होता है उसके दो टाइप होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, तो अगर टाइप देखो तो मेनली फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इंजन कंबशन and the second one is internal combustion engine। इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए है। वैसे जो एक्सटर्नल इंजन कंबशन होता है बेटा वो हमारा प्रोड्यूस करता है जो मेनली कंबशन। अब कंबशन में क्या होता है, बर्निंग होती है। कंबशन को आपको पता है कि हमारी बर्निंग होती है, तो इसलिए बेटा कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन होगा ये आगे आएगा ये पीछे। तो मेनली एक्सटर्नल बर्निंग, ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन का मतलब कि एक्सटर्नली बर्निंग हो रही है उसकी। ठीक है, तो मेनली एक्सटर्नल कंबशन में क्या है कि मेनली हम बाहर से कोई भी फ्यूल उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नली हम बर्निंग करके कोई भी उसे फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें मेनली जो हमारे इंजन की होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी 32% होती है। जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो 32% होती है और हर एक इंजन के लिए वो वेरी करती है। मेनली स्टीम इंजन के लिए अगर हम उसे एक्सटर्नल कंबशन लेते हैं तो वो 12% होती है। ठीक है, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो हम बाहर से कुछ हीट दे दे बट जो कंबशन होगा, जो हमारी बर्निंग होगी वो इंजन के इंटरनली पार्ट्स में ही होगी। तो वहां पे क्या होता है बेटा, इंटरनल कंबशन इंजन। जो इसमें एफिशिएंसी होती है इसमें होती है 52% के नियर। बस ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे इंटरनल कंबशन ज्यादा एफिशिएंट होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन से। ठीक है, और जो हमारे ये भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क में कि जो मेरे इंटरनल कंबशन इंजन को है इन्हें क्या बोलते हैं, या फिर इससे भी पूछ लेते हैं कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं या एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आप याद रखेंगे जो मेरे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वो होते हैं मेरे इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो जो मेरे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं जैसे पेट्रोल इंजन हुआ या फिर हमारा कोई भी डीजल इंजन हुआ जिसमें इनसाइड बर्निंग होती है, जो पेट्रोल इंजन वगैरह होते हैं वो मेरे इंटरनल कंबशन होते हैं। ठीक है, और मेनली जो मेरे स्टीम इंजन होता है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। और जो पेट्रोल इंजन है वो मेरा इंटरनल कंबशन इंजन है। ठीक है, तो मेनली यहीं से हमारा क्या हुआ था बेटा कि जो इसी चीज से हमारा अराइज हुआ था कि जैसे मेरा जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल क्या होता है, लाइट इन वेट
लाइट इन वेट। तो मेनली ये किसमें यूज होता है, जो मेरा पेट्रोल इंजन लाइट होता है तो वो स्मॉल इंजन में यूज होता है, ठीक है। लाइट और स्मॉल होता है मेरा, लाइट वेट और स्मॉल वेट, स्मॉल मेनली पेट्रोल, तो वो इसलिए यूज होता है एरोप्लेन्स में, कार्स में एंड स्कूटर में, ठीक है। जो मेनली पेट्रोल जो होता है वो मेरा लाइट इन वेट होता है, तो वो मेनली एरोप्लेन में, कार में और स्कूटर में होता है। और जो मेरा डीजल होता है वो हैवी इन वेट होता है, हैवी इन वेट। तो वो किस में यूज होगा, वो हमारा हैवी व्हीकल्स में यूज होता है, लाइक बस, ट्रक या फिर ट्रैक्टर एक्सेट्रा में। ओके, तो दिस ऑल अबाउट दी हीट इंजन। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाता, बस आप याद रखना जो पेट्रोल होता है वो लाइट वेट होता है, इसलिए एरोप्लेन में या कार में या स्कूटर या बाइक में हमारा पेट्रोल यूज होता है। वाइल डीजल हैज अ हैवी वेट टेंडेंसी, देयरफॉर इट विल बी यूज इन द हैवी व्हीकल्स, दैट इज बस, ट्रक, ट्रैक्टर एटसेट्रा। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, ये सारा हमारा हीट इंजन के बारे में था। इससे हीट इंजन से बाहर इसमें से कुछ नहीं आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई फिर भी डाउट्स हैं या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।